हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के क्वेश्चंस। अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आप लोग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता है मेन जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारा वो ब्लड है, बट इसके साथ साथ एक और सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, दैट इज लिम्फ। हालांकि लिम्फ का जो पूरा सिस्टम है इस चैप्टर में आपको लिम्फ का बिल्कुल शॉर्ट इंट्रो दे रखा है। बाकी लिम्फेटिक ऑर्गन्स या लिम्फ नोड्स वगैरह के बारे में 12th एनसीईआरटी में इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी में आप पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी ब्लड की अगर हम बात करें तो पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है ना, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या किसका फंक्शन है, और ब्लड वेसल्स का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पलर में क्या क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर को साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट अ मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटी। आपको बताना है कि कौन सी सेल्स फेगोसाइटिक नहीं है। यू नो, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स भी हैं और उनके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में भी सेल्स होते हैं। तो उनमें से फेगोसाइटिक सेल्स कौन कौन सी हैं बच्चों? अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स दोनों फेगोसाइटिक एक्टिविटी रखती हैं। सारी डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स का ही काम करती है एक तरह से हमारी बॉडी में। उनमें भी अगर हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो उनमें तो मोनोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो उनमें न्यूट्रोफिल। हमेशा ध्यान रखना, MN है ना, MN ABCD में पास आता है, तो ये दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। मोनोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आती हैं। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स में आती हैं। बट दोनों का ही काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे ही ये पैथोजन के कांटेक्ट में आती हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आती हैं, तो उसे अमीबा की तरह एनगल्फ कर लेती हैं और अपने अंदर लाइसोसोम की मदद से डाइजेस्ट कर देती हैं। यानी इन्होंने इसको एनगल्फ करके इसको खत्म किया, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। जैसे अमीबा अपना फूड खाता है बिल्कुल वैसे ही तो हमारे बॉडी में ये दोनों ब्लड सेल्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं, ठीक है। अब रही बात मैक्रोफेजेस की, तो जब आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स मैक्रोफेजेस। इनके नाम में ही फेज आ रहा है क्योंकि, और मैक्रो मतलब बड़े। एक्चुअली क्या होता है कि जो मोनोसाइट्स होती है ना हमारे ब्लड में, तो कुछ मोनोसाइट्स ब्लड वेसल्स से निकलकर कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती हैं और आपस में जुड़कर थोड़े बड़े साइज की सेल्स बनाती हैं, जिन्हें बोलते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस भी सेम फेगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू ही पैथोजेंस को किल करती हैं। तो ये तीनों सेल्स फेगोसाइटिक हुई। रहा बेसोफिल, तो आपसे नॉट पूछा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेसोफिल। बेसोफिल का फंक्शन पता है आप लोगों को? बेसोफिल मेनली इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से रिलेटेड है। वैसे बेसोफिल का नंबर ध्यान रखना सबसे कम होता है ब्लड में, 0.5 to 1%, ठीक है। और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जहां पर भी हमारी बॉडी में होती है ना, उनसे रिलेटेड केमिकल सिक्रीट करती हैं। 3 केमिकल्स के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, एक तो हिस्टामिन, दूसरा हेपेरिन एंड थर्ड इज सीरोटोनिन, ठीक है। थर्ड इज सीरोटोनिन। ये तीनों केमिकल सिक्रीट होते हैं बेसोफिल से। और यहाँ पर एक और चीज याद रखना कि ब्लड में तो ये तीनों केमिकल्स बेसोफिल बनाती हैं, बट बाकी के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वहां पर ये तीनों केमिकल्स सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल्स, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स का फंक्शन बिल्कुल सेम है बच्चों, क्योंकि ब्लड भी तो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। बस ये है कि ब्लड में जो सेल्स हैं उन्हें नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की सेल से अलग नेमिंग दी गई है। क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताए ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इज सी। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हाँ, डब्ल्यूबीसीज में हमने इतनी सारी चीजें रिवाइज की है, तो एक बार एनसीईआरटी में डब्ल्यूबीसीज का जो डायग्राम है वो भी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसीज में तो ये सारी सेल्स दी ही हैं बच्चों आपको। बाकी हमारे ब्लड में आपको पता है 3 तरह की सेल्स होती हैं। आरबीसीज जो हैं इनका शेप ध्यान रखना, राउंड होती हैं। और अगर आप इनको सरफेस, वैसे तो राउंड है बट अगर इनकी दोनों सरफेस देखेंगे तो दोनों पे आपको कॉन्कैविटी मिलेगी, यानी इनका शेप है राउंड एंड बाय कॉन्केव। और ये भी आपको पता होगा कि ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, यानी जब आरबीसी यंग होती है तब तो इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती हैं, ब्लड में आ जाती हैं, तब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिससे कि हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा से ज्यादा रूम क्रिएट हो सके, स्पेस क्रिएट हो सके। तो हमारी आरबीसीज में न्यूक्लियस भी नहीं होता। इवन जो बड़े ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है।
किसी के दिमाग में आया क्या कि मैम अगर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसीज रेस्पिरेशन कैसे करेंगी? याद रखिएगा, वैसे तो ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक या तो होता ही नहीं है या आपने पढ़ रखा है हमारी मसल सेल्स करती हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब बहुत विग्रसली एक्टिविटी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत हो। बट हमारी आरबीसीज में भी बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। आरबीसीज में इतना एटीपी सफिशिएंट है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनता है, ओके। देन प्लेटलेट्स जो हैं वो इरेग्युलर सेल्स हैं, आपको पता है। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये सेल्स हैं ही नहीं, दे आर बेसिकली सेल फ्रेगमेंट्स, है ना। भाई सारी ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं बच्चों बताओ? ये ब्लड में ही अपने आप डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती रहती है या कहीं और प्रोडक्शन हो रहा है वहां से ब्लड वेसल्स में आ रही हैं? पता है ना आप लोगों को, सारी की सारी ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती हैं। जब तक हम एम्ब्रियो थे तब तक ये बनती हैं लिवर एंड स्प्लीन में, और जब हमारा बर्थ हो जाता है तो ये बनती है बोन मैरो में, ठीक है। तो बोन मैरो में एक बड़ी सी सेल होती है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट, लिखा है एनसीईआरटी में, नीट में पूछा भी जाता है। वो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और फिर वो हमारे ब्लड में आती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आर नॉट एक्चुअली सेल्स बट दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब आ जाओ डब्ल्यूबीसीज पर। तो डब्ल्यूबीसीज में आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। एक तो इनके फंक्शंस याद रखना सबके अलग अलग, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के तो बता ही चुकी हूं मैं तुम्हें, फेगोसाइटिक एक्टिविटी है, बेसोफिल का भी बता दिया। इओसिनोफिल आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, जब भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है ना तो वहां पर इओसिनोफिल्स फाइट करती हैं, ठीक है। रही बात इन दोनों की, तो लिम्फोसाइट्स तो सभी को पता है किससे रिलेटेड हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड, यानी टी लिम्फोसाइट तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। जो 12th का इम्यून सिस्टम पढ़ चुके हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, अगर अभी नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, डिटेल में इम्यून सिस्टम में आप ये पढ़ेंगे कि दोनों लिम्फोसाइट्स अलग अलग तरह से कैसे काम करती हैं, ठीक है। बट यस, दोनों हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसे? बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, जो भी जितनी भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है ना हमारी बॉडी में वो सब बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, ध्यान रखना। और टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्ट सेल टू सेल 1-to-1 फाइट करती हैं एंड दे प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये तो हो गए इनके फंक्शंस। एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है इनके न्यूक्लियस की शेप, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स है ना, इनका एक नाम याद रखना बच्चों, बहुत बार नीट में पूछते हैं, पीएमएनएल। क्या फुल फॉर्म है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं तो सबको पता है। देखो कई बार तुम लोग ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को भी मिक्स कर देते हो, अलग अलग वर्ड है। लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूको मीन्स कलरलेस, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज एक्चुअली में व्हाइट कलर्ड नहीं होती हैं, कलरलेस होती हैं, ठीक। तो जो पीएमएनएल है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉली यानी मैनी, मॉर्फो यानी शेप, न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस मल्टी शेप्ड होता है। अलग अलग न्यूट्रोफिल्स में किसी में 3 लोब्ड 4 लोब्ड, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस यहाँ देखने को मिलता है जिसका शेप फिक्स नहीं है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है यहाँ पर। देन इओसिनोफिल में हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप हेडफोन लगाते हो बिल्कुल उस शेप का न्यूक्लियस होता है, यानी कि बायलोब्ड न्यूक्लियस, 2 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये लाइक दिस बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बेसोफिल, ये तीनों जो सेल्स बता रही हूँ ना मैं आप लोगों को, ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स हैं बच्चों। ध्यान से देखो आप इसके डायग्राम को, तीनों के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे होंगे, इसलिए इन तीनों को ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनको कहा जाता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में बेसोफिल जो बची ना, बेसोफिल के पास होता है एस शेप्ड न्यूक्लियस, स्लाइटली एस शेप, थोड़ा कर्व्ड सा न्यूक्लियस होता है जो कि दिखने में एस शेप्ड सा लगता है हल्का। इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है आप लोगों को, कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका न्यूक्लियस लाइक दिस, ठीक है। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में, मोनोसाइट में हमेशा ध्यान रखना, साफ दिख रहा है आपको, हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड, या कई बार ऑप्शंस में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस भी आ जाता है। ये मैं आपको थोड़े एडिशनल पॉइंट्स बता रही हूँ जो एनसीईआरटी के थ्योरी में नहीं है बट डायग्राम में है, तो पूछ लेते हैं नीट में, ठीक है। तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस हो गया। रही बात लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, सेल तो अलग अलग है, काम भी अलग अलग है दोनों का, बट न्यूक्लियस दोनों में एक ही जैसा है। कैसा? इन दोनों में काफी बड़ा, लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस होता है, पूरी सेल को घेरे रहता है, देखो है ना।
तो लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस। ठीक, तो अगर न्यूक्लियस की शेप पर क्वेश्चन आए, ये आप एनसीईआरटी में नोट कर लेना, गलत मत करिएगा। ठीक है, ये आपको पता है इनमें टी और बी वर्ड क्यों आया? बनते तो बोन मैरो में ही है सारे, ये तो मेच्योर भी बोन मैरो में ही होती है, बट टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग स्कूल है थाइमस ग्लैंड। ये बोन मैरो में बनने के बाद ब्लड इन्हें थाइमस ग्लैंड में छोड़कर आ जाता है। जैसे कई बार बच्चों को हॉस्टल में या बोर्डिंग स्कूल्स में भेजते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वहीं पर इनकी ट्रेनिंग होती है। तो थाइमस में क्योंकि ये मेच्योर हो रही हैं, इसलिए इनके नाम में आता है टी लिम्फोसाइट्स। बनती तो ये भी बोन मैरो में ही है। ठीक है, क्लियर? काफी सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने आप लोगों को, इनसे रिलेटेड सभी को याद रखिएगा। अच्छा खासा रिवीजन हो गया ब्लड सेल्स का। अच्छा चलो एक और चीज बता देती हूँ, एक और क्वेश्चन आता है, मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स अगर तुमसे पूछें तो सबको पता है आरबीसीज, मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स। तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा आपके ब्लड में आरबीसीज ही तो होती है, इसीलिए तो ब्लड रेड कलर का दिखता है। 5 से 5 मिलियन है ना, मतलब सॉरी 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। पर क्यूबिक एमएम समझते हो, बिल्कुल एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, इतने से ब्लड में 5 मिलियन आरबीसीज होती हैं, तो मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं ये। बट अगर क्वेश्चन आ जाए मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज बताओ, डब्ल्यूबीसीज में मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। ठीक है, अगर मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी पूछेंगे तो फिर आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। लगभग 65 से 70% डब्ल्यूबीसीज न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, और लीस्ट डब्ल्यूबीसी हैं बेसोफिल, ये सबसे कम नंबर में होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये सब क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर। अगर किसी, ये तो सबको पता है, आजकल तो बहुत जनरल है ना, डेंगू फीवर हो जाना, और उसमें क्या कम हो जाता है हमारा प्लेटलेट काउंट। तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन सी। अच्छा, क्यों डिक्रीज हो जाता है इसमें प्लेटलेट काउंट पता है? क्योंकि डेंगू वायरल डिजीज है, तो सबको पता है ना, एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो अगर काटता है, बाइट करता है, तो वो उसमें अगर डेंगू का वायरस प्रेजेंट है तो वो हमारे ब्लड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा, और उस दौरान हमारे ब्लड में एक तो क्या होता है, इसका वायरस ना हमारे बोन मैरो को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है, इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। प्लस डेंगू के वायरस को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटीबॉडीज भी थोड़ा बहुत प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट प्लेटलेट्स हैं, उनको वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करती हैं। मतलब एंटीबॉडीज बनाना तो जरूरी है डेंगू को मारने के लिए, डेंगू वायरस को मारने के लिए, बट उस दौरान हमारा प्लेटलेट काउंट कम होने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। अगर नीट में ये क्वेश्चन आए तो आपके प्लेटलेट काउंट के लिए एक टर्म भी लिखा हुआ आ सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ध्यान रखना, ये तो आप सभी को पता है कि थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट का दूसरा नाम है। ब्लड सेल्स के नाम में अगर पीनिया लगा दें तो पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज, साइटोसिस लगा दे तो उसका मतलब होता है इंक्रीज। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब प्लेटलेट इंक्रीज होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट डिक्रीज होना। जैसे ल्यूकोसाइटोपिनिया यानी डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होना। ठीक है, तो पीनिया वर्ड किसके लिए आता है? डिक्रीज इन ब्लड सेल्स के लिए आता है। ओके, तो हो सकता है ऑप्शंस में सीधा सीधा ये ना लिखाओ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लिखाओ। ठीक है, एक और चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, जब रिडक्शन होने लगता है प्लेटलेट काउंट में यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने लगता है, तो इट ऑल्सो लीड्स टू परप्यूरा। इसकी वजह से परप्यूरा की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। परप्यूरा का मतलब होता है जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो लीक होने लगती हैं, कैपिलरी लीकेज। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से कैपिलरीज में से प्लाज्मा लीक करने लगता है। ठीक है, और प्लाज्मा या कैपिलरी लीकेज की वजह से जगह जगह स्किन में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स, स्किन के नीचे छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, और वो ब्लड क्लॉट्स रेड स्पॉट्स की फॉर्म में दिखने लगते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं परप्यूरा। एनसीईआरटी में साइंटिफिक वर्ड नहीं है, बट ये तो दे ही रखा है कि प्लाज्मा लीकेज हो सकता है, तो आप उसके लिए साइंटिफिक वर्ड भी लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following is correct during each cardiac cycle? ठीक है भाई, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्डियक साइकिल के बारे में आपने पढ़ रखा है, अभी रिवाइज कराऊंगी आगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। ये बात तो आपको पता है ना कि हमारे कार्डियक साइकिल में हार्ट में जो भी इवेंट्स होते हैं तो हमारे 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, तो जो भी इवेंट्स होंगे दोनों एट्रिया में साथ में होंगे। अगर फिलिंग हो रही है तो दोनों की साथ में होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों साथ में करेंगे। ऐसे ही वेंट्रिकल्स में भी फिलिंग हो रही है तो साथ में होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साथ में करेंगे। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल।
वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आप सोचो अगर अलग अलग टाइम पर होता तो फिर हम ऐसा बोलते राइट एट्रियल सिस्टोल या लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल, ऐसा तो नहीं बोला हमने। इसका मतलब जो भी होता है चैम्बर्स में, दोनों एट्रिया में साथ में होता है और दोनों वेंट्रिकल्स में साथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो वॉल्यूम वेंट्रिकल्स पंप करते हैं क्या वो भी सेम होता है? बिल्कुल, दोनों वेंट्रिकल से एक, आपको पता है एक स्ट्रोक में 70 ml ब्लड ही निकलता है। 70 ml ब्लड इससे और 70 ml इससे। कहाँ जाएगा वो आपको पता है। अगर ये हमने बनाया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में लंग्स की तरफ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा में यानी बॉडी की तरफ आएगा, ठीक है। बट दोनों इक्वल अमाउंट में ब्लड को पंप करेंगे। हाँ, फोर्स जरूर अलग अलग होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल मैक्सिमम फोर्स लगाएगा क्योंकि उससे ब्लड को पूरी बॉडी में जाना है, और इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो हार्ट के सभी चैम्बर्स में थिकेस्ट होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट इज सेम, बिल्कुल ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट इज डिफरेंट, नहीं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एट्रियम इज डिफरेंट, नहीं। चाहे रिसीव करना हो या पंप करना हो इक्वल ही होता है क्योंकि इन दोनों की कैपेसिटी भी बराबर है लगभग और इन दोनों की भी बराबर है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एओर्टा यानी कि दिस वन एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, नहीं। जब ब्लड इक्वल पंप किया है तो रिसीव भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। ओके, कभी कभी इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है सीधा सीधा ये स्टेटमेंट तो तुम कह दो मैम ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी ने आपको लॉजिक समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब उसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ बार बार की ह्यूमन फिजियो को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना जरूरी है। थ्योरेटिकल चैप्टर की तरह एनसीईआरटी से रीड कर लोगे तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यस। इस चैप्टर के एंड में जहां पर आपको रेगुलेशन समझाया है हमारे अलग अलग सिस्टम, मतलब हमारे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो हार्ट में ना 3 तरह का रेगुलेशन होता है, पता है आपको। एक तो हमारा हार्ट ऑटोजेनिक है। ऑटोजेनिक मतलब हार्ट अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसको हार्ट बीट जनरेट करने के लिए ब्रेन के सिग्नल का वेट नहीं करना होता। भाई बाकी सब ऑर्गन्स तो जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं देंगे वो काम ही नहीं कर सकते, लेकिन हार्ट को नेचर ने ऐसा बनाया है क्योंकि हार्ट ने अगर पंप नहीं किया, बीट नहीं किया तो हम मर सकते हैं, इसलिए हार्ट को ऑटोजेनिक बनाया है। ऑटो मतलब मायोजेनिक, हार्ट की खुद की जो मसल्स हैं वही हार्ट बीट को जनरेट करती हैं, ठीक है। तो हार्ट कैसा है हमारा, ऑटोजेनिक या मायोजेनिक है। हार्ट बीट जनरेट, इसके लिए हार्ट में नोडल टिश्यू होता है ना, ऐसे नोड्स शुरू करती है, ठीक। तो एक तो रेगुलेशन, ये इसको कहते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेशन, हार्ट खुद को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा कंट्रोल है हमारे नर्वस सिस्टम में एएनएस का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिससे आपको पता है 2 ब्रांच निकलती हैं। कोई भी ऑर्गन को अगर एएनएस की नर्व जाएगी तो एक सिंपैथेटिक नर्व होगी और एक पैरासिम्पैथेटिक होगी, दोनों मिलकर ही काम कर देंगी, दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं एक दूसरे के। तो ज्यादातर सिस्टम्स में, जब हम नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगी, अभी इतना याद रख लो कि ज्यादातर सिस्टम्स में एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का काम करता है यानी बढ़ाता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएगा, चीज़ों को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक उन्हें वापस से नेगेटिव, मतलब वापस से नेगेटिव कह लो या यूं कह लो रिलैक्स पोजीशन में ले आता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जैसे कि हमारा जीआईटी एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ पे जस्ट उल्टा एक्शन होता है बच्चों। सिंपैथेटिक वहाँ पर रिलैक्स करता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है। कहीं ऐसा नहीं है तुम एक कॉन्सेप्ट बना लो अपने दिमाग में कि हर जगह सिंपैथेटिक ही स्टिमुलेट करेगा। फिर तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सलाइवरी सिक्रीशंस को कौन बढ़ाता है तो तुम कहोगे मैम सिंपैथेटिक, बट गलत हो जाएगा क्योंकि सलाइवा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना, तो सलाइवरी सिक्रीशन को कौन बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक उसे कम करेगा। तो जीआईटी में ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज ज्यादातर जगह सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स करवाएगा, ओके। तो अब हार्ट की अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। हार्ट रेट के साथ साथ मान लो तुमसे पूछने की स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या असर है इसका, कि ब्लड को जो पंप करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो वो भी ये बढ़ाएगा, ये कम करेगा, नॉर्मलाइज कर देगा, कभी जरूरत पड़ रही है तो उसको अल्टर करने की, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, कितने स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उसको भी ये बढ़ाएगा, ये कम करेगा। मतलब ओवरऑल हार्ट पे सिंपैथेटिक के स्टिमुलेटरी इफेक्ट ही हैं, ये कभी भी हार्ट की एक्टिविटीज को मिनिमाइज नहीं करता है। ओके, एंड पैरासिम्पैथेटिक जब हार्ट पे एक्ट करता है ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा वेगस नर्व के थ्रू एक्ट करता है। कई बार मैंने देखा है ऑप्शंस में, तुम्हारे कोर्स में है नहीं ज्यादा नर्व्स के बारे में, बट वेगस नर्व अगर याद रख सको तो रख लेना, ये पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड नर्व है। तो वेगस नर्व पे हार्ट के मतलब वेगस नर्व के हार्ट पर इनहिबिटरी एक्शंस होंगे। ठीक है, चलो भाई, अब हार्ट का सेल्फ कंट्रोल हो गया, ऑटोनॉमिक कंट्रोल हो गया। तीसरा कंट्रोल जो हमारे हार्ट पर है वो है हार्मोनल कंट्रोल। यस, हार्ट पर एक हार्मोन का हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, और आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, एड्रीनालिन की। पढ़ा है आपने, एड्रीनालिन इमरजेंसी हार्मोन है। तो जब भी कभी हमारी बॉडी इमरजेंसी कंडीशंस में होती है, स्ट्रेस, फियर, फाइट, फ्लाइट, तो एड्रीनालिन सिक्रीट होता है और वो हार्ट पर एक्ट करके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, जो कि उस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 तरह के कंट्रोल्स हमारे हार्ट में होते हैं। अब यहाँ पर आपसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पूछा है, देखें क्या क्या ऑप्शंस है। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट, गलत। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट, सही है। एंड स्टिमुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट बीट को डिक्रीज करता है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, गलत। पूरी ओवरऑल डिक्रीज ही करेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को ही डिक्रीज करवा दिया इसने, तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखो ऐसे कई बार सीधा सीधा ऑप्शन चलते चलते घुमा देते हैं, तो तुम लोग सोच में पड़ जाते हो। अगर पहले से अच्छी पक्की तैयारी की है, हर तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो वहां पे गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेज among the following which are essential for clotting of blood। ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ब्लड में यू नो ना 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। एनसीईआरटी में अब टेबल तुम्हें नहीं पढ़ाते इन 13 की, और अब पूछते भी नहीं है एनटीए में सबका नाम, ठीक है। लेकिन उन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं वो तुम्हारी एनसीईआरटी में ज़रूर दे रखे हैं। जैसे जो वेरी फर्स्ट फैक्टर है वो है फिब्रिनोजन, जो सबसे लास्ट में काम आता है ना, फिब्रिन प्रोटीन्स बन जाते हैं, वो फर्स्ट फैक्टर है। कैल्शियम तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, 4th नंबर का फैक्टर है। ठीक है, एक 8th नंबर पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, AHF, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं इसको। अगर किसी में 8th फैक्टर की कमी है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम, तो उसे हीमोफीलिया हो जाता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, बाकी के जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तुमसे पूछा है कि कौन कौन एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। हिपैरिन मत चूज कर लेना बच्चों, हिपैरिन तो एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ओके, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। कैल्शियम आयंस, यस। प्लेटलेट, प्लेटलेट क्लॉटिंग के लिए जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। अभी पढ़ा ना हमने, प्लेटलेट डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो प्लेटलेट जो फैक्टर, प्लेटलेट्स मतलब वो एक अलग मैकेनिज्म था, वहाँ पे कैपिलरी लीकेज हुआ था, बट प्लेटलेट्स जो हैं वो कुछ फैक्टर सिक्रीट करती हैं कट लगने पर, जिसकी वजह से क्लॉटिंग कास्केड शुरू होता है। ओके, तो प्लेटलेट फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, दिस इज करेक्ट। ऑक्सलेट एंड सीट्रेट, ये कहाँ से आ गए भाई? अगेन एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी ब्लड को, जैसे ब्लड को कलेक्ट किया किसी भी टेस्ट के लिए या कोई भी रीजन से स्टोर करने के लिए, तो उनमें एंटीकोएगुलेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो उन एंटीकोएगुलेंट्स में जो आर्टिफिशियल कोएगुलेंट्स होते हैं उनमें सीट्रेट, ऑक्सलेट वगैरह यूज होते हैं। तो ये क्लॉटिंग करवाते नहीं है, क्लॉटिंग को रोकते हैं, दे आर एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, देन प्लेटलेट तो सही है, बट हिपैरिन गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी। ठीक है, मिल गया आंसर। बढ़े आगे, चलो भाई। ECG डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन and repolarization during cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following wave is not represented. ये क्वेश्चन तुम्हें तभी समझ में आएगा जब ECG एकदम अच्छे से क्लियर होगा दिमाग में। रिवाइज करा दूं, देखो ECG के साथ साथ ही हम कार्डियक साइकिल भी रिवाइज कर लेंगे। ECG में जो एक स्टैंडर्ड ECG होती है नॉर्मल पर्सन की, उसमें आपको पता है 3 जगह आपको, एक तो P वेव मिलती है, एक QRS कॉम्प्लेक्स और एक T वेव। ठीक है, कैसे बनी देखो समझना। अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल में वैसे तो एक साइकिल है, कहीं से भी शुरू करो कहीं से भी खत्म, बट समझने के लिए हम मान लेते हैं वो टाइम
जब दोनों एट्रिया की फिलिंग हो रही है। कब होती है दोनों एट्रिया की फिलिंग? जब राइट एट्रिया में तो सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा होता है, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ रहा होता है लंग्स से। लंग्स से कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट में तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ही आएगा, ये रहा लेफ्ट एट्रिया। और राइट में पूरी बॉडी से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड का टाइप अलग अलग है, लेकिन दोनों का कलेक्शन सेम टाइम पर ही हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एट्रिया की फिलिंग हो रही है ब्लड से। अब इमेजिन करो कि हमारे हार्ट में वेंट्रिकल्स एट्रिया के नीचे है ना, तो अगर एट्रिया की फिलिंग हो रही है और ये वॉल्व्स भी खुले हुए हैं, एवी वॉल्व्स, तो ब्लड धीरे ग्रेविटेशनल फ्लो से अपने आप वेंट्रिकल में भी चला जाएगा। ऐसा जरूरी है क्या कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें तो ही ब्लड वेंट्रिकल में आएगा? नहीं, अगर वॉल्व्स खुले हुए हैं, ये कौन से वॉल्व होते हैं पता है ना, भूल तो नहीं गए? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जिन्हें कहते हैं आप एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व। तो एवी वॉल्व खुले हुए हैं, एट्रिया की भी फिलिंग चल रही है और एट्रिया से ब्लड धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में भी जा रहा है। तो एक तरह से ये वो टाइम है जब हार्ट के चारों चैम्बर्स में फिलिंग चल रही है। चारों चैम्बर्स डायस्टोलिक स्टेज में है, रिलैक्स्ड स्टेज में है, ठीक है। तो इस स्टेज को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। आपके कार्डियक साइकिल की जो वेरी फर्स्ट स्टेज होती है ना, कार्डियक साइकिल को बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। तो कार्डियक साइकिल की जो सबसे पहली स्टेज है समझने के लिए, वो है जॉइंट डायस्टोल, और ये रहती है लगभग 0.4 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 0.4 सेकेंड्स तक चारों चैम्बर्स की साइमल्टेनियस फिलिंग चल रही होती है, ओके। अब क्या होता है, जनरली इन 0.4 सेकेंड्स में जो वेना केवास और इधर से जो ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी, कौन लाता है इधर से ब्लड? पल्मोनरी वेन, है ना, वो क्या हो चुका होता है? लगभग खाली हो चुका होता है। अब उनको नया ब्लड आने में उनमें टाइम लगेगा। तो तब तक एट्रिया क्या करता है, वैसे तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा ही रहा था, बट थोड़ा बहुत, जैसे एट्रिया के यहाँ कॉर्नर्स में कहीं कहीं थोड़ा जो ब्लड रह गया, एट्रिया चाहता है वो ब्लड भी मैं वेंट्रिकल्स में भेज दूं। तो एट्रिया में एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसकी वजह से? इस ऐसे नोड की वजह से। ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करती है और दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं है एट्रिया बच्चों, ये तो पल्मोनरी एओर्टा का पाइप है, ये रहा एट्रिया। एक्चुअली ये वाला एट्रिया ना पीछे की तरफ होता है, इसलिए आपको छोटा दिख रहा है। तो दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो रिमेनिंग ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में आ जाता है, और इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड होता है ईसीजी में। किसके ईसीजी में किसके जैसा? पी वेव। मतलब जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट कर रही है एट्रियल सिस्टोल को, या आप इसे कह सकते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, या आप इसे कह सकते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। जैसे नर्व्स जब एक्ट करती हैं, जब नर्व में इंपल्स जाती है, तभी तो आप उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं ना। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब उसे आप डीपोलराइजेशन बोलोगे, हार्ट में ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही दोनों एट्रिया ने बिल्कुल 0.1 सेकेंड के लिए होता है ये कॉन्ट्रैक्शन, और इस स्टेज को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल के बाद की नेक्स्ट स्टेज, यानी कि एट्रियल सिस्टोल। अब हम इसको जॉइंट डायस्टोल थोड़ी ना कह सकते हैं, वेंट्रिकल्स तो अभी भी रिलैक्स्ड हैं, बट दोनों एट्रिया ने 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन किया, तो एट्रियल सिस्टोल हो गया मात्र 0.1 सेकेंड का। इतना सा बहुत है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और वो रिमेनिंग ब्लड भी वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब वेंट्रिकल्स को इस ब्लड को आगे ट्रांसफर करना है अपने अपने रिस्पेक्टिव एओर्टा में। तो अब सोचो, अगर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दें तो ब्लड का तो बैक फ्लो हो जाएगा, ब्लड वापस एट्रिया में चला जाएगा। बेचारे एट्रिया ने इतनी मेहनत से रिमेनिंग ब्लड को वेंट्रिकल में भेजा है। तो बहुत जरूरी है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के शुरू में तुरंत एवी वॉल्व्स बंद हो जाएं, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद या वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में दोनों एवी वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और एक साथ में बंद होते हैं, और साउंड आता है लब साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड जो स्टेथोस्कोप में सुनाई देता है वो इन्हीं की वजह से होता है, लब साउंड, ठीक है। अब जैसे ये दोनों बंद हो गए, दोनों वेंट्रिकल्स बिना टाइम वेस्ट करे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि सिस्टोलिक स्टेज आती है और ब्लड अपने अपने एओर्टा में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी एओर्टा में, जो लंग्स में चले जाएंगे उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? सिस्टेमिक एओर्टा में, जो बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड है तो, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है, बट ऑब्वियस। तो नेक्स्ट जो स्टेज आई एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या हुआ? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। ये कोई स्टेज नहीं, तो याद रखने के लिए बता रही हूँ। एवी वॉल्व मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। और फिर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और दोनों वेंट्रिकल साथ में सिस्टोल करते हैं
कितने टाइम के लिए? 0.3 सेकेंड्स के लिए। 0.3 सेकेंड में एक स्ट्रोक मारते हैं और 70 ml ब्लड यहाँ से, 70 ml ब्लड यहाँ से अपने अपने एओर्टा में पंप हो जाता है। क्योंकि वो स्ट्रोक ज़्यादा इंटेंसिटी का है, ब्लड को दूर तक भेजना है, एट्रिया से तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पीक वेव हमें मिलती है वो इससे ज़्यादा पीक पर होती है, ठीक है। और इसे आप कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, या आप इसे कह सकते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या आप इसे कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मत कर देना, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और चीज और देख लो, जैसे ही वेंट्रिकल अपना अपना सिस्टोल पूरा करते हैं तो वेंट्रिकल जैसे ही अब रिलैक्स हो रहे हैं तो ब्लड का फिर बैक फ्लो हो जाएगा। यहाँ तो क्या है, दोनों एओर्टा ऊपर की तरफ है, ब्लड सीधा नीचे आएगा। तो बहुत जरूरी है तुरंत, यहाँ कौन से वॉल्व होते हैं बताओ दोनों एओर्टा की ओपनिंग्स पर? सेमी ल्यूनर वॉल्व, SLV। तो SLV क्लोज हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद व्हाट हैपन्स? SLV क्लोजर। पहले AV क्लोज हुए थे, अब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हुए हैं, ठीक है। ये है, इसकी वजह से आता है लब साउंड, इसकी वजह से आता है डब साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। और एक तरह से एक कार्डियक साइकिल खत्म। अब वापस से वेंट्रिकल रिलैक्स हो चुके हैं, एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स पोजीशन में पहले ही चले गए थे सिस्टोल करते ही, तो वापस से चारों चैम्बर किस में आ गए? जॉइंट डायस्टोल में। फिर से वही फिलिंग वगैरह शुरू हो जाएगी एंड ये इवेंट्स रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यार यहाँ पर तो इवेंट्स कंप्लीट हो गए, ये टी वेव क्यों बनी? ये सबसे ज्यादा परेशान करती है बच्चों को ECG में। समझना, ये जो टी वेव है ना, ये सिस्टोल तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ही लिए, डीपोलराइजेशन दोनों का रिकॉर्ड हो ही गया। ये टी वेव NCERT में 2 बातें लिखी है, बहुत कंफ्यूज करती है, मैं तुम्हें सीधा NCERT में ही दिखाती हूँ। देखो, द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल। इसको आप भी हाईलाइट कर देना, क्या लिखा है आपके NCERT में? टी वेव, what happened? T wave, just a minute, represent return of the ventricles from excited to normal state। यानी अब वेंट्रिकल एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि एकदम से डायस्टॉल आ गया, ये वेंट्रिकुलर डायस्टॉल नहीं है बच्चों। हमें ऐसा लगता है यार डीपोलराइजेशन का मतलब सिस्टोल, तो रीपोलराइजेशन का मतलब डायस्टोल, बट अभी पूरी तरह से डायस्टॉल नहीं आता, बल्कि टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है कि वेंट्रिकल्स में जो 0.3 सेकेंड्स के लिए जो फोर्स लगा था ना, तो उसमें आप यूँ समझ लो कि 0.25 सेकेंड वाला पार्ट है, और वो जो लास्ट के 0.05 सेकेंड रह गए, उस 0.3 सेकेंड में ही बता रही हूँ, वो एक तरह से टी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं जब वेंट्रिकल नॉर्मल स्टेट में रिटर्न कर रहे होते हैं। रिटर्निंग स्टेज है वो, डायस्टोलिक स्टेज नहीं है, तो उसे रीपोलराइजेशन तो कह सकते हो, लेकिन वेंट्रिकुलर डायस्टॉल नहीं कह सकते आप। समझ रहे हो? क्योंकि देखो आगे क्या लिखा है, द एंड ऑफ टी वेव, जो टी वेव का एंड है, इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। अब जाके वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट हुआ है। इसे भी हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा था, ये भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ही पार्ट है। आप लोग इतनी डिटेल में पढ़ते नहीं हो, बट एक्चुअली ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल की भी स्टेजेस होती हैं अलग अलग, कब वॉल्व बंद हुआ, कब खुला, आइसोडायामीट्रिक, अलग अलग। बट आपको इतना कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ना, आपको तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ही बता रहा है ये पूरा पोर्शन। ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली जब वेंट्रिकल्स ने अपने पूरी पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उससे पीक बनी, और जब वेंट्रिकल्स ने उस पावर को कम कर दिया, यानी वो अब अपनी नॉर्मल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट, रीपोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो टी वेव है। तो टी वेव इज नॉट द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, इट इज द एंड ऑफ सिस्टोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नीट में आता है क्वेश्चन, गलत भी कर देते हैं बच्चे कई बार, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम टी वेव को क्या लिखेंगे? टी वेव का मतलब है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, बिल्कुल वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, बट नॉट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। मैं इसको वेंट्रिकुलर डायस्टॉल नहीं कह सकती, बल्कि आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि एंड ऑफ टी वेव, जो टी वेव का एंड है वो किसे बता रहा है? एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आप इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल कह ही नहीं सकते, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स भी क्लियर होगा और उनके पैरेलल ये भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब एक बात नोट की क्या आपने
कि ईसीजी हमको डायस्टॉल नहीं बताता, ईसीजी हर तरह से सिस्टोल्स को ही रिकॉर्ड करता है, क्योंकि बट ऑब्वियस ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड है ना हार्ट की एक्टिविटीज़ का, तो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ही यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। ये एट्रियल सिस्टोल है और ये पूरा पार्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अलग अलग स्टेजेस हैं। डायस्टॉल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बट डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में देखें तो एट्रियल डीपोलराइजेशन भी रिकॉर्ड हुआ है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी रिकॉर्ड हुआ है, और वेंट्रिकल्स जब रीपोलराइजेशन की तरफ जा रहे थे वो भी रिकॉर्ड हुआ है। एक चीज है जो रिकॉर्ड नहीं हुई, एट्रियल रीपोलराइजेशन। जब एट्रिया सिस्टोल करने के बाद डायस्टोलिक स्टेज में जा रहे थे तब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हो चुका था, तो ईसीजी एट्रिया को रिकॉर्ड नहीं करेगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर कि इनमें से क्या है जो ईसीजी रिकॉर्ड नहीं करता। ऑप्शंस दिए हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बिल्कुल करता है रिकॉर्ड, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहीं रिकॉर्ड हुआ है क्या? नो, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यस। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल टी वेव ने रिकॉर्ड किया है, ये पी वेव ने रिकॉर्ड किया है, और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आएगा आंसर में, नॉट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट तरीके से करोगे तो अब इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आई डोंट थिंक कि ईसीजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कार्डियक साइकिल भी क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलो, इसी से रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चंस और देखे थे, पहले हम वो ही कर लेते हैं साथ में। ये रहा, द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। अननेसेसरी रटते रहते हैं बच्चे, सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा आपको कि पहले ये दोनों वॉल्व क्लोज होंगे तो इनके क्लोजर से लब साउंड आएगा, और बाद में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ब्लड को तो यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वॉल्व लगे हुए हैं वो जब क्लोज होंगे तो डब साउंड आएगा, डब या डब जो भी लिखा है। ठीक है, तो डब साउंड कब होगा? सेमिल्यूनर वॉल्व्स के क्लोजर पर। लब साउंड कब हुआ? एवी वॉल्व, या ऑप्शन में हो सकता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स के क्लोजर पर। इन दोनों को ही मिलाकर एवी वॉल्व्स कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है एक में एवी दे दें और एक में ये दे दें, डोंट वरी। नेक्स्ट, विच करेक्टली एक्सप्लेन अ फेज और इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी। करेक्टली एक्सप्लेन, ठीक है भाई, अभी अभी किया है हमने, देखते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है ना, ऊपर जा रही है पीक तो वेंट्रिकल ज्यादा इंटेंसिटी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यस। टाइम बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी का मतलब ये पी वेव थी, ये क्यूआरएस था और ये टी वेव थी, तो ये अगर एस है और ये टी है तो ये इस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल, इज इट पॉसिबल? अभी तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही खत्म नहीं हुआ, एट्रियल सिस्टोल कहाँ से आ जाएगा? एट्रियल सिस्टोल तो जॉइंट डायस्टोल के भी बाद में आएगा, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया है। ठीक है, पी वेव इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल गलत। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो क्यू से हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन है बी। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हो ही नहीं सकता ह्यूमन फिजियो का क्वेश्चन गलत करके आओ। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, भूलोगे ही नहीं। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स लैक न्यूक्लियस? अभी अभी बताया था, एरिथ्रोसाइट। आरबीसीज का दूसरा नाम पता है ना आपको, एरिथ्रो वर्ड रेड के लिए आता है। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। तो ऑप्शन ए। विच ब्लड सेल इन्वॉल्व्ड इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन? अभी बताया था ये भी, बी लिम्फोसाइट। सब कॉमन क्वेश्चंस हैं ये, कुछ भी पूछ लेते हैं। ब्लड सेल्स के फंक्शंस अच्छे से याद होने चाहिए आप लोगों को, टिप्स पे होने चाहिए एकदम। थोड़ा सा समझने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो विग्रसली, उससे फिर चीजें याद रहती हैं। ओके, बाकी सबके फंक्शंस बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी। चलिए, आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो गैसियस ट्रांसपोर्ट O2 और CO2 को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नोडल टिश्यू पे भी क्वेश्चन आते हैं। हार्ट में, अभी मैंने तुमको ऐसे नोड के बारे में बताया ना, हार्ट में हमारे ये जो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम अभी हम देख रहे थे, देखो नोडल टिश्यू कौन कौन सा है। एक तो ये रहा ऐसे नोड, जिसको कि पेस मेकर भी कहते हैं, है ना, हार्ट बीट जनरेट करना इसी का काम है, तो इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। ऐसे नोड जब सिग्नल्स जनरेट करती है तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
ऐसे नोड से सिग्नल जाते हैं एवी नोड में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, ठीक है। यहाँ से बहुत छोटा सा बंडल निकलता है जिसको एवी बंडल बोलते हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो काफी बल्कि बड़ा ही दिखाया है, एक्चुअली में छोटा सा होता है, दिस इज एवी बंडल। और ये जो एवी बंडल है ये दोनों वेंट्रिकल्स के अलोंग अपनी अपनी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं जो लेफ्ट साइड पे जा रही है लेफ्ट ब्रांच, और जो राइट पर आ रही है वो राइट ब्रांच, ठीक है। ये दोनों ब्रांच आगे बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर आपको दिखाया नहीं है बट आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ फाइबर्स बनाती हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। नहीं लिख रहा है, चलो लिख देते हैं, अच्छा इसलिए नहीं लिखा, मैं बताती हूँ, इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। अब देखो अब क्या होता है, एक वर्ड है बंडल ऑफ हिज, ये किसके लिए आता है, ये जो दोनों ब्रांच है और ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच प्लस पुरकिंजे फाइबर्स, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है। तो एक तरह से एक बार हम बंडल ऑफ हिज ना देखें तो 4 कंपोनेंट्स हो गए नोडल टिश्यू के, ऐसे नोड, एवी नोड, देन एवी बंडल्स एंड इट्स ब्रांचेस, एंड फोर्थ पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। और पुरकिंजे फाइबर और ब्रांचेस को मिलाकर बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। तो यहां से सिग्नल ट्रांसमिट होते होते पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये नोडल टिश्यू की सीक्वेंस है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मुझे एक और बेटर डायग्राम मिला तो मैंने वो भी यहाँ पर लगा दिया है। देखो ये ऐसे नोड है, इससे सिग्नल्स जा रहे हैं एवी नोड में, फिर एवी नोड से बिल्कुल छोटा सा बंडल निकल रहा है एवी बंडल, वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और ये रहे पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अगर ऑप्शंस में ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर नहीं हो तो आपको बंडल ऑफ हिज मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है नोडल टिश्यू से रिलेटेड, द कार्डियक impulse is initiated and conducted further up to ventricle, okay, the correct sequence of the conduction of impulse। तो ऐसे नोड, फिर एवी नोड, नहीं ऐसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल्स एंड पुरकिंजे फाइबर, ब्रांचेस को इसी में ले लिया, एवी बंडल एंड ब्रांचेस, अंडरस्टूड है वो, ठीक है। तो ऑप्शन सी, क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। नोडल टिश्यू पे भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट, द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, बता चुकी हूँ आपको ब्लड सेल्स के फंक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में हमने बेसोफिल्स को पढ़ा था, जो 3 केमिकल सिक्रीट करती हैं, हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस कर लिए हमने। हाँ, इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ब्लड ग्रुप्स का, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ें कभी भूलेंगे भी नहीं कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। बहुत आसान है, पता है आप लोगों को, शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो भाई सीधी सी बात है, हमारे ब्लड में जो आरबीसीज हैं, अगर ये हमारी ब्लड वेसल है और ये मैं आरबीसी बनाऊं तो आरबीसी की सरफेस पर कुछ एंटीजेंस होते हैं बच्चों। हर सेल के सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं, आपको पता है, आईडी कार्ड है एंटीजन सेल का, जो सेल की पहचान है। तो ये जो एंटीजेंस हैं, जो कि जनरली शुगर पॉलीमर्स होते हैं, कुछ केसेस में एंटीजेंस प्रोटीन भी होते हैं बट ज्यादातर जगह कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये एंटीजेंस हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। सबसे पहली बात, एंटीजेंस डिसाइड द ब्लड ग्रुप, ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप। अब ह्यूमन बींग्स में 4 कंडीशंस होती हैं, कौन सी, या तो आरबीसीज की सरफेस पर ए एंटीजन है, जितनी भी आरबीसीज हैं सब पर सिर्फ ए एंटीजन लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर आरबीसीज की सरफेस पर सिर्फ बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, पता है ये बात सब लोगों को। अगर दोनों एंटीजन्स हैं, ऐसा भी होता है कि आरबीसीज की सरफेस पर ए भी है और बी भी है, सब आरबीसीज पर ए बी दोनों, क्योंकि जीन से डिटरमाइन होता है ना, तो जीन पर डिपेंड करता है किस एंटीजन को बनाने वाला जीन सेल में है, तो फिर ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें एंटीजेंस ही नहीं होते आरबीसीज पर, बढ़िया बात है, आईडी कार्ड ही नहीं है, तो ये हो कहलाता है ब्लड ग्रुप ओ, इसको क्या कहते हैं, ओ, ठीक है। तो एंटीजेंस के बेसिस पर डिसाइड होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप। अब एक और चीज समझना कि एंटीबॉडीज समझते हो क्या क्या होती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जनरली तब बनती हैं जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारे अंदर एंटर कर जाए, कोई बैक्टीरिया भी तो सेल है तो उसका भी कोई ना कोई एंटीजन होगा। तो हमारी बॉडी यूँ समझ लो जैसे एक ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके आईडी कार्ड्स बायोमेट्रिक में रजिस्टर्ड हैं, जब भी वो आएंगे बायोमेट्रिक में अपना आईडी कार्ड पंच करेंगे या थंब इम्प्रेशन पंच करेंगे,
आइडेंटिफाई कर लेगा और जो लॉक गेट है वो खुल जाएगा, वो अंदर जा सकते हैं। अगर कोई अननोन पर्सन ऑफिस में एंटर करने की कोशिश करेगा तो बायोमेट्रिक में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, गेट खुलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जितने भी एंटीजेंस हमारे पास हैं वो सब हमारे इम्यून सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं, उन सब की जानकारी हमारे सॉफ्टवेयर में है। अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है तो इम्यून सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है और इम्यून सिस्टम में अलग अलग सेल से सिग्नल के थ्रू ये सिग्नल्स बी लिम्फोसाइट पे पहुंच जाते हैं। और बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझ के उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या है, आर्मी है, सोल्जर्स हैं, प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल हैं। वो क्या करेंगे, जो फॉरेन एंटीजन आया है उसी पे अटैक करेंगे। जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है ना, हर एंटीजन का स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, बट एंटीबॉडी कब बनेगी, जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारे अंदर आएगा तो उसे मारने के लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को सेफ रखता है। कोई भी दुश्मन एंटर करेगा तुरंत अटैक हो जाएगा। अब वो बात अलग है कि कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि दुश्मन जो है वो इतनी सारे नंबर में आया है, या बिना इम्यून सिस्टम को धोखा दिए उसने क्या किया, अपना नंबर बढ़ा लिया, और जब इम्यून सिस्टम ने उसे पहचाना तब तक वो इतना नंबर बढ़ा चुका था कि हमारी बॉडी में डैमेज शुरू हो चुका था। तो फिर हमें दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं और दूसरे तरीकों से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम में ये मैकेनिज्म होता है। अब ब्लड ग्रुप पे समझना है इसको कि ब्लड ग्रुप में जो एंटीजेंस हैं, ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे ब्लड में ए एंटीजन है ना, तो कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती मेरे अंदर, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी हुई तो वो इन एंटीजेंस को ही मार देगी। मारने का मतलब क्या है, देखना, एंटीबॉडीज पता है कहाँ होती हैं, ब्लड प्लाज्मा में। भाई बी लिम्फोसाइट्स ब्लड में है ना, तो ब्लड में जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज को बनाकर प्लाज्मा में डालती हैं, आरबीसी में नहीं। आरबीसी की सरफेस पर तो होते हैं एंटीजन। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि एंटीजन्स कहाँ होते हैं, ब्लड के एंटीजन्स आरबीसी की सरफेस पर। एंटीबॉडी कहाँ होती हैं, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में, ये रही एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक ही एंटीजन बना देती हूँ, अगर यहाँ पर ए एंटीजन है और इसके ब्लड में एंटी ए बी हुई तो ये आपस में चिपक जाएंगे और आरबीसीज की डेथ हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगा। और सोचो एक एक ड्रॉप में 5-5 मिलियन आरबीसीज हैं, इतने बड़े नंबर में आरबीसीज मरती है ना, तो आरबीसीज, डेड आरबीसीज में क्लम्पिंग हो जाती है, वो एक दूसरे में चिपक जाती है और क्लम्पिंग की वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो जिसके पास जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी कभी नहीं हो सकती, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स में इसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, यानी एंटी बी प्रेजेंट होती है। एंटी ए तो हो ही नहीं सकती, एंटी बी पहले से सेफ साइड के लिए बना के रख ली। क्यों बना के रख ली, सोचो कि अगर कभी इसकी बॉडी में बी ब्लड ग्रुप आया, बी एंटीजन आया, तो तुरंत ये उस पर अटैक कर देगी और इतनी देर में इम्यून सिस्टम दूसरी एंटीबॉडीज भी बना लेगा। तो एंटीबॉडीज हमेशा ऑपोजिट वाली होती हैं। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटी ए होंगी। इसके पास कोई एंटीबॉडी होगी क्या, नो, इसके पास कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं। और यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी होंगी क्योंकि एंटीजेंस है ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट तो ये समझने वाला हो गया, ठीक है, कि कैसे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन हुए। और हमेशा ध्यान रखना एंटीबॉडी पहले से नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, तो इनका होना ना होना एक ही बात है, इनसे आपको कुछ मतलब नहीं है ज़्यादा। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखोगे तो एंटीजेंस के बेसिस पर देखोगे, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या हो रहा है, देखो, अगर एक ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, उसने ए को ही ब्लड दिया, ये डोनर है यहाँ पर, और जो चारों तरफ बनाऊंगी वो रेसिपिएंट्स हैं, ठीक है, तो बिल्कुल दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप में अगर इसका ब्लड गया तो इसका इम्यून सिस्टम तो जानता ही नहीं ना ए एंटीजेंस को, वो तुरंत इस पर अटैक कर देगा। तो ए का ब्लड ग्रुप आप बी को नहीं दे सकते, क्लियर। ए बी को दे सकते हो क्या, सोचना जरा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। भाई डोनर कौन है, ए, रेसिपिएंट कौन है, ए बी। तो मान लो मैं ए बी हूँ, अब मेरे ब्लड में ए ब्लड ग्रुप आया, तो ए एंटीजन को मेरी बॉडी जानती है क्या, बिल्कुल जानती है, तो ए पर अटैक क्यों करेगी, नहीं करेगी ना। तो ये मत सोचना कि मैम आपके ब्लड में बी एंटीजन भी तो है, तो क्या हुआ, ए तो ए को जानता है ना। भाई सीधी सी बात है, मान लो दो भाई एक घर में रह रहे हैं और एक भाई का दोस्त अगर आया तो दूसरा भाई थोड़ी ना उसको भगा देगा, भाई वो पहला भाई बोलेगा मैं जानता हूं उसे, मेरा ही दोस्त है ये, सीधी सी बात है। तो ए बी ब्लड ग्रुप में आप ए का ब्लड चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ओके। और ओ को दे सकते हो क्या, ओ के पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है,
ओ सबको अपना दुश्मन समझता है क्योंकि ओ जानता ही नहीं, ना ए को जानता है ना बी को, तो यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, अब बी पे आ जाओ। बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा ए को नहीं दे सकता, बी को दे सकता है। ए बी को अभी समझाया, भाई बी पहचानता है, अब की बार ले लेगा, और ओ को बिल्कुल नहीं दे सकता। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम ए बी पर। अब देखो ए बी कितना सेल्फिश है, सबसे ब्लड ले रहा है। अब देने की बारी आई तो क्या होगा, अगर मैंने ए बी का ब्लड ए को चढ़ाया, अब की बार ए बी डोनर बन गया है बच्चों और ए रेसिपिएंट बन गया है। यहाँ कहानी उल्टी थी, ये डोनर था ये रेसिपिएंट था। तो देखो क्या हुआ, ए बी डोनर है, ए बी का ब्लड अगर ए में गया, अब सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप आया मेरी बॉडी में। ओके, तो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप जब आया बॉडी में तो ए पे तो कोई बात नहीं, ए को पहचानता है, लेकिन बी को तो कोई भी नहीं जानता ना, ये दो भाइयों वाला घर नहीं है, ये तो एक ही बंदे का घर है। यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन आ रहे हैं, ए और बी, तो ए को तो ये पहचान लेगा लेकिन बी को तो नहीं पहचानता ना, ये इसके सॉफ्टवेयर में बी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो बी पर अटैक कर देगा इसका इम्यून सिस्टम। और ऐसा नहीं होता कि आपकी किसी आरबीसी पर ए लगा हुआ और किसी पर बी लगा हुआ है, हर आरबीसी पर ए बी दोनों होते हैं। तो ए पर अटैक नहीं हुआ तो बी पर तो हो ही गया, तो आरबीसी अल्टीमेटली तो मरेंगी ही। तो इसलिए आप ए बी का ब्लड ग्रुप ए को नहीं चढ़ा सकते, ध्यान रखिएगा। ओके, ना ए को चढ़ा सकते हैं ना बी को चढ़ा सकते हैं। तो ए बी ने किसी को भी नहीं दिया, ले सबसे लिया था। ए बी को तो दे ही सकते हो, अपने की तो हेल्प करेगा ही। ओ को, ओ तो वैसे ही बेचारा किसी से नहीं ले सकता, किसी की एंटीजेंस को नहीं जानता। ओके, तो ए बी लेता सबसे है, देता किसी को भी नहीं है अपने अलावा। ओके, अब आ जाओ ओ पे। ओ देखो बेचारा कितना बढ़िया है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सेल्फलेस सर्विस करने वाला, किसी से नहीं ले सकता था, देता सबको है। क्यों? क्योंकि ओ के खुद के ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है, किसी भी बॉडी में जाएगा तो एंटीजन है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा, और ओ को तो देगा ही देगा। तो ओ सिर्फ ओ से ले सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता, बट देता सबको है। तो ओ को आप कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, एंड ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सब जगह से ले रहा है, देखो यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की कहानी है। ओके, आर एच ग्रुपिंग की अलग होती है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अभी ए बी ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड है, तो सिर्फ वही समझाया मैंने तुमको। तो देखो, अगर आर एच का भी देखना है तो उसमें सिर्फ इतना सा होता है, आर एच फैक्टर एक और होता है, जिनके में भी आर एच फैक्टर है वो कहलाते हैं पॉजिटिव, जिनमें नहीं है वो कहलाते हैं नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, इस वाले ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद हमें पॉजिटिव नेगेटिव भी मैच करना है। बताओ क्या होगा, अगर पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को दिया तो दिक्कत आ जाएगी, दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रेसिपिएंट बना रहे हो, तो नेगेटिव की बॉडी आरएच एंटीजन को नहीं जानती, तुरंत इस पर अटैक कर देगी। तो पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को नहीं दे सकते, लेकिन नेगेटिव का ब्लड तो पॉजिटिव को दे सकते हो ना, क्योंकि अब की बार रेसिपिएंट कौन है, पॉजिटिव, ये जानता है आरएच एंटीजन को, बिना एंटीजन वाला ब्लड आ रहा है, आजा भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को दे सकते हैं। क्लियर? चलो अब देखो क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तुमको। अ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी इन ब्लड प्लाज्मा। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज सारी हैं। ऑप्शन पूरा पढ़ना, यहीं तक टिक कर दिया, मान लो तुमने यहाँ लिखा हुआ है एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी, तो गलत हो जाता। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कांट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। बिल्कुल ठीक है। ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन एंटीबॉडीज करती हैं या एंटीजेंस करते हैं? एंटीजेंस करते हैं, यहाँ एंटीबॉडीज लिखा है, गलत कॉन्सेप्ट। ठीक है। अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बिल्कुल, दोनों एंटीजेंस को जानता है, उसमें भी अगर ए बी पॉजिटिव होगा तो तीनों एंटीजेंस को जानता है, ए को भी जानता है, बी को भी जानता है और आर एच फैक्टर को भी जानता है, तो सबसे ब्लड ले लेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आ गया अच्छी तरह से। इसी में एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का कॉन्सेप्ट और है, वो मैं अभी नहीं समझाऊंगी आपको। मैंने चैनल पे ना कुछ मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नाम से कुछ शॉर्ट सेशंस अपलोड कर रखे हैं, आप देखना, उनमें मैंने एक सेशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वहां क्लियर कर लेना। ठीक है,
थोड़ी मेहनत तो तुम भी करो। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, नीट PYQs ही हैं उनमें, जो नीट में अब तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ सेशंस मैंने बनाए हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What would be the cardiac output of a person having 72 हार्ट बीट्स? सब में यही होती है पर मिनट, क्योंकि ऐसे नोड भी 72 बीट्स जनरेट करती है, बट स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर 50 ml दे दिया, नॉर्मली 70 ml होता है। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पता है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट या हार्ट रेट, कुछ भी कह लो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है 50 ml और हार्ट रेट दी है 72 पर मिनट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, करना कैलकुलेट जरा, 3600 ml पर मिनट। तो एक मिनट में कार्डियक आउटपुट नॉर्मली हम पढ़ते हैं 5040 या अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml, बट इस केस में कार्डियक आउटपुट रह जाएगा 3600 ml। अगर नॉर्मली हम देखते तो क्या होता भाई, 70 ml इंटू 72 करते ना तुम, तो आंसर आता 5040। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मली हमारा हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में दोबारा सर्कुलेट कर देता है। सोचो आप, हार्ट कितनी एफिशिएंसी से काम करता है बच्चों, कि आपकी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड ही तो है, तो एक बीट में 70 ml ब्लड पंप कर रहा है और 72 बीट्स में पूरा का पूरा इतना ml ब्लड यानी 5 लीटर ब्लड आपके हार्ट से गुजर चुका होता है। हर मिनट 5 लीटर, मतलब 1 लीटर की बॉटल होती है तो 5 लीटर बॉटल समझो, है ना, 5 बॉटल समझो, इतना ब्लड हर मिनट आपके हार्ट से गुजर चुका होता है, यानी लंग्स से ऑक्सीजनेट हो चुका होता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी आपके सिस्टम की आप भी बढ़ाओ अपनी। चलो मैच द टर्म्स, मैच करना है भाई यहाँ पर। लिम्फेटिक सिस्टम किससे मैच करें, ये रहा, टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यही काम है लिम्फ का। पल्मोनरी वेन्स, अच्छा इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते ना आप भाई, पल्मोनरी में आपको ये तो पता है कि जिस भी वेसल में हार्ट ब्लड को पंप करेगा वो आर्टरी और जिससे रिसीव करेगा वो वेन। नॉर्मली हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है, तो आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ लंग्स अकेले ऐसे ऑर्गन हैं जहां पर हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। क्यों? क्योंकि लंग्स में ऑलरेडी इतनी ऑक्सीजन है। तो पल्मोनरी आर्टरी, नाम तो उसका आर्टरी रखेंगे हम क्योंकि हार्ट ने ब्लड को पंप किया है, पर पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स की तरफ। ऐसे ही जितनी भी वेन्स ब्लड को हार्ट में ला रही हैं वो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। अकेली लंग्स से आने वाली वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, क्योंकि लंग्स में तो भंडार है ऑक्सीजन का। तो पल्मोनरी वेन, क्योंकि हार्ट रिसीव कर रहा है ब्लड को तो नाम तो वेन है, बट कहां से आ रही है वेन, लंग्स से। तो पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिंपल। तो पल्मोनरी वेन को मैच कर दो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, अभी पढ़ा था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स। ए का है थर्ड, बी फर्स्ट से मैच हो रहा है, सी फोर्थ से मैच हो रहा है, ये रहा ऑप्शन डी सेकेंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, स्टेटमेंट 1, एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल। सही है क्या ये बात? एट्रिया ने ब्लड को रिसीव किया, ऑल पार्ट्स, राइट और लेफ्ट मिला के तो सारे पार्ट से रिसीव करते हैं, और वहां से ब्लड सब्सिक्वेंटली वेंट्रिकल्स में भी जाता रहता है, अभी बताया था। ठीक है भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट ऐसे नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ऐसे नोड में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो एट्रिया को सिग्नल मिल जाता है और वहां से वो जैसे ही एवी नोड और बंडल ऑफ हिज में जाता है तो वेंट्रिकल्स में वो सिग्नल चले जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना। अब आप देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शंस इन्होंने ऐसे बनाए हैं, सिर्फ ये नहीं पूछा कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे अलग तरह के ऑप्शन है। देखो क्या पूछा है, एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट 2। अच्छा, इन दोनों की आपस में डिपेंडेंसी पूछी है कि क्या ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट हैं या इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है, 1 2 पर डिपेंडेंट है, कि मतलब पहले 2 होगा फिर उसके अकॉर्डिंग 1 होगा, या फिर स्टेटमेंट 2 इज डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 पर डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, और देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है,
स्टेटमेंट 1 एंड 2 इंडिपेंडेंट है, तो गलत है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। फोर्थ है दोनों सिंक्रोनस हैं, हाँ यही मैं देख रही थी। डिपेंडेंट और सिंक्रोनस में थोड़ा सा फर्क है बच्चों। डिपेंडेंट का मतलब तो ये हुआ कि जो 1 है ना वो 2 पर डिपेंडेंट है या 2 1 पर डिपेंडेंट है, बट सिंक्रोनस का मतलब हुआ कि दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में होंगे। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है, मैंने तुमको कार्डियक साइकिल समझाया, तो कार्डियक साइकिल में जो भी इवेंट्स होंगे ना वो कब होंगे, जब ऐसे नोड और एवी नोड में भी सिंक्रोनसली चीजें होनी चाहिए। अगर मान लो ऐसे नोड ने सिग्नल दे दिया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और एवी नोड ने सिग्नल नहीं दिया, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। या फिर जब चारों चैम्बर्स की फिलिंग हो रही है, जिसकी बात यहाँ पर चल रही है, तो उस वक्त पर फिर नोड्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, उस वक्त पर नोड्स सभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब ये फिलिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। तो यानी दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। क्लियर, ऑप्शन डी। हालांकि नीट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, जनरली यही आता है कि ये इसका रीजन है या नहीं, ठीक है, बट एग्जाम्पलर में है तो पूछ सकते हैं। डन, समझ में आ गया? तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के। और प्रैक्टिस करना, और बड़ा चैप्टर है, लगभग हमने कोशिश तो की है सारे टॉपिक्स कवर करने की, फिर भी इसमें एक डबल ब्लड सर्कुलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे भी हैं, फिशेस रेप्टाइल्स वगैरह के, है ना, डिसऑर्डर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लेना, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में पूछना, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ओके, गुड बाय।